हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 हिंदी जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी के सभी टॉपिक सिर्फ एक वीडियो में, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग गद्यांश भी देखेंगे, पद्यांश भी देखेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव सब कुछ देखेंगे। संस्कृत का गद्यांश, श्लोक एंड आपका निबंध जितने भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपका भी टारगेट 95% है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आसानी से ला सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद 70 नंबर बिल्कुल पक्का आपका हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है और गद्यांश हल करने का सबसे आसान तरीका, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। और यहां हम लोग देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश, और पद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करना है ताकि आप फुल मार्क्स ला सको। हल तो सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों को एक टॉपर की तरह सॉल्व करना है। और यहां एक संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जिसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ लिखना है। और आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप भी क्लास 10 हिंदी में 95% मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर या तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे जो हमारा गद्यांश है। गद्यांश हल करने के लिए सबसे पहले इसको आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, और जो उसे दिन ब दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, तो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब अगर इसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखो यहां आपको रेड कलर से अंडरलाइन दिख रहा होगा, यहां लिखा हुआ है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये रेखांकित अंश है, इसको आपको व्याख्या करना है। जैसे यहां देखो आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आपके 3 क्वेश्चन है। पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है इस गद्यांश में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अब बताओ ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तब ही पता चलेगा, ठीक है। जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, कुसंग का मतलब क्या होता है, जैसे जो बुरे संगत वाले लोग हैं, जैसे आपके कोई बुरा संगत वाला मित्र है, ठीक है, तो वो होता है, ठीक है। तो यहां आपका मित्र का मतलब होता है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब बात आती है हम इस गद्यांश को लिखेंगे कैसे, लेकिन इससे पहले आप इसको बारे में थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब व्याख्या बताया जाएगा, ठीक है। तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसका लेखक का नाम और पाठ का नाम पता होना चाहिए, जो कि पता चल गया आप लोगों को। अब सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण। अब देखो यहां आप लोग, वैसे मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसा कि मैंने एक बार ऐसे और बताया है, ठीक है, जैसा बता रहा हूं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना। आचार्य राम चंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक
हमारी पाठ्य पुस्तक, अब यहां आप लोग लिखो हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब आपका ये कौन सा खंड है, गद्य खंड या पद्य खंड? के गद्य खंड। कौन सा खंड है? गद्य खंड, गद्य खंड, ठीक है, में संकलित मित्रता। इस चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट? मित्रता। क्या नाम है? मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है। निबंध लिखो या ना लिखो, नामक पाठ लिख दो, क्योंकि ये मैं आपको एक मेथड समझा रहा हूं। पाठ से अवतरित है। अब मेथड में आपको क्या समझा रहा हूं? अब देखो, संदर्भ ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। लाइक एज आपका ममता चैप्टर आ गया, तो ममता चैप्टर में लिखना है, प्रस्तुत गद्यावतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता चैप्टर से या नामक पाठ से लिया गया है। बस हो गया। तो ये हमारा हो गया संदर्भ। अब उपयुक्त गद्यांश का आप लोगों का संदर्भ हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो सबसे पहले आप रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ो। जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहां मैंने रेखांकित अंश का व्याख्या बहुत अच्छा से लिख रखा है, छोटा सा है, बहुत आसान है, लेकिन ऐसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम में छोटा छोटा आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना, ब्लैक कलर से अंडरलाइन करना बोर्ड एग्जाम में। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। जैसे घातक बुखार होता है जो आपकी जान को ले सकता है, मतलब आपको मृत्यु आपको दे सकता है, तो वही कह रहे हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण को भी ले लेता है। जैसे बुरी संगत वाले लोग हैं, वो आपको एक बुखार जो घातक बुखार के समान है, क्योंकि अगर आप बुरी संगत वाले मित्र के साथ रहोगे तो आपकी भी संगत बुरी हो जाएगी। अगर आपकी संगत बुरी होगी तो आपका भी, मतलब आपका वो समझ लो एक घातक बुखार के समान है, ठीक है, वो प्राण को भी ले सकते हैं। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, जो आपकी नैतिकता है, सदाचार है, मन है, बुद्धि को भी नष्ट करते हैं, आपकी बुद्धि को भी नष्ट करते हैं। अगर आपका अच्छा सोच है तो आपकी सोच को भी बुरा कर देंगे। बस यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, बस इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब हमारा सा वाला क्वेश्चन है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? जो युवा पुरुष हैं उनके संगत के बारे में क्या कहा गया है? तो युवा पुरुष की, मतलब युवा पुरुष की बुरी संगत उसे अवनत के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो मतलब वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। मतलब कहने का मतलब जो युवा पुरुष की बुरी संगति होगी तो वो निरंतर क्या करेगी? अवनति के गड्ढा, मतलब जिसमें कोई उन्नति नहीं होता, अवनति के गड्ढे में दिन प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसित करेगी। बस छोटा सा है। तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया गद्यांश, जो आपका गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको गद्यांश सॉल्व करा दिया। अब हम लोग देखेंगे पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पद्यांश देखेंगे। तो पद्यांश हमारा है कि नर अर नरुनीर की गति एक कर जोई, जेतों नीचे हुए चले तेतों ऊंचे हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संदर्भ के बारे में। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो ये आपका बिहारी, जो इसके मतलब कवि हैं, कवि कहना क्योंकि इसमें कवि कहा जाता है, और इसका जो मतलब हमारा नीति शीर्षक से है, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है भक्ति, एक है नीति। तो अगर भक्ति नीति आपका चैप्टर है, लेकिन अगर केवल भक्ति की बात की जाए तो आपका शीर्षक है, और नीति की अलग अलग बात की जाए तो वो आपका शीर्षक हो जाता है। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है? ये आपका दोहा है, जैसे आप दोहा का एग्जाम्पल भी ये दे सकते हो। नर की अरु नर नीर की गति एक कर जोई, जेतों नीचे हुए चले तेतों ऊंचे हुई।
तो चलो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि इसका संदर्भ। तो प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत दोहा, जो ये हमारा प्रस्तुत दोहा है, कविवर बिहारी द्वारा रचित, बिहारी मैंने लिख दिया है, इसको आपको ब्लैक से लिखना है, जो मतलब इस चैप्टर का नाम है, कवि का नाम है उसको, ठीक है, ये ध्यान रखना, द्वारा रचित। ये आपका बिहारी जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, बिहारी सतसई, जो कि मैं यहां लिख देता हूं, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये आपका काव्य खंड है, इसे आप पद्य खंड या काव्य खंड कह सकते हो, ठीक है, काव्य खंड में संकलित। अब ये आपका जो चैप्टर का नाम है वो है नीति, जो शीर्षक है, ठीक है, नीति, ठीक है, नीति याद रखना, भक्ति नीति। तो नीति एक शीर्षक है, शीर्षक से उद्गृत है, बस ये आपको समझना है। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग में क्या है, जैसे आपका जो भी पद्यांश दिया हो उसका एक शॉर्ट में लिख दो, लाइक जिसमें जो चीजें उसके बारे में बताया गया उसका एक शॉर्ट में लिख दो, ठीक है। जैसा देखो, प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है। नम्र का मतलब है जितना उसके अंदर दया होगा, किसी की प्रति दया होगा, वो उतना ही ऊपर उठता है, उतना ही ज्यादा धनवान होता है, ठीक है। अंदर से आपकी नम्रता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मतलब बहुत कठोर दिल के हो, तो ऐसा नहीं, आपके अंदर दया, नम्र की भावना, ये सब होनी चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। अब आप यहां जब व्याख्या समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्याख्या समझो। कविवर बिहारी का कथन है कि मनुष्य की और नल के जल की सामान्य स्थिति है। जैसे एक मनुष्य होता है और नल का जल होता है, इनकी सामान्य स्थिति होती है, ठीक है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है, जिस प्रकार जो नल का जल होता है जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उतना ही ऊंचा उठता है। और उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता व्यवहार करता है, जितना नम्रता का व्यवहार करता है, जितना अच्छे से लोगों के सामने पेश आता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। मतलब जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतनी ही अधिक उन्नति करता है, उतनी ही अधिक उन्नति करता है, ठीक है। एंड व्यवहार करता है उतनी ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठते हैं। जिस प्रकार जितना गहरा नल का मतलब पानी होता है उतना अच्छा पानी आता है, उतना ही अच्छा पानी रहता है। और जितना व्यक्ति जो होता है, मनुष्य जो होता है, जितना नम्रता का रहेगा, जितना नम्रता का व्यवहार रहेगा, उतना ही ज्यादा वो धनवान होगा, उतना ही ज्यादा उन्नति करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। गद्यांश पद्यांश तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे अच्छा आपको कोई नहीं बताया जाएगा, मैंने आपको अच्छे से लिखकर अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत का, जो संस्कृत का हमारा है। संस्कृत का ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाराणसी चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वाराणसी चैप्टर आप बिल्कुल से तैयार कर लो, ठीक है। संस्कृत का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वाराणसी, उसको आपको तैयार कर लेना है। देखो, सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे लिखा हुआ है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एवं विमल सलिल तराज्ञा, ठीक है, गंगा कूले स्थिता, ठीक है। एंड अस्या घटनानां वलयः कृति पंकिता
एंड यहाँ धवलयाम चंद्रयाम मतलब चंद्रयाम बहुराजते आगृता पर्याटिका सुदरभ्यम एंड सभ्य एंड नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटनानां च शोभम विलोके एवं बहु प्रशंसता। ठीक है, तो मतलब देखो संस्कृत पढ़ना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझाना बहुत अच्छा लगता है। समझ में आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा, हलवा बिल्कुल है, क्योंकि मैं आपको मतलब इसका हिंदी मीन्स अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप लोग एक एक चीज का अर्थ समझ सको। जैसे वाराणसी क्या है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता का मतलब प्रसिद्ध होता है, प्राचीना मतलब पुरानी, नगरी मतलब नगर। वाराणसी जो है सुविख्यात प्राचीन नगरी है। एम मतलब होता है यह। विमल सलिल तराज्ञा, विमल सलिल तराज्ञा का मतलब है स्वच्छ जल की तरंगों से। एंड गंगा कूले स्थित, गंगा के किनारे स्थित है। गंगा कूले मतलब किनारे स्थित मतलब स्थित है। अस्या घटना नाम वलय कीर्ति, मतलब अस्या, अस्या का मतलब क्या होता है? अस्या का मतलब होता है बच्चों की मतलब इसके घटना नाम यानी कि घाटों की घुमावदार पंक्ति, मतलब घाटों की वलयाकृति मतलब घुमावदार पंक्ति जो होती है। धवलायाम चंद्रकाम बहुराजते, मतलब जब श्वेत चांदनी में बहुत अच्छी लगती हैं, जब श्वेत चांदनी की प्रकाश पड़ती है तो बहुत सुंदर लगती हैं। ठीक है, राजते मतलब सुंदर, बहु मतलब बहुत, राजते मतलब सुंदर लगती हैं। आग्रता पर्याटिका मतलब आग्रता मतलब होता है असंख्य, पर्याटिका मतलब होता है यात्री। सुदर्भ्याम देशव्य नित्यम अत्र आयंती, मतलब यहाँ क्या होता है? असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते रहते हैं। ठीक है, और असाम घटनाम चा शोभम विलोकयम एवं बहु प्रसन्नते है, और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। बस हो गया इसका संदर्भ मतलब व्याख्या। अब संदर्भ में इसका चैप्टर का कोई लेखक कभी नहीं होता, इसका पाठ पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो वाराणसी पाठ है, तो इसमें सबसे पहले आप लिखना प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है? हिंदी के संस्कृत खंड, संस्कृत खंड के चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आप लोग ब्लैक से लिखना, ठीक है, ब्लैक पेन से। तो ब्लैक पेन से आप लोग अच्छे से लिखना, क्या है? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। वाराणसी एंड बस हो गया, वाराणसी पाठ से लिया गया है। बस प्रसंग में इसका छोटा सा भाग लिख लो। इस गद्यांश में मतलब जो वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है, जो उसकी इस समय स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। अब व्याख्या को मैं आप लोगों को समझा देता हूं, अगर साथ में लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूं एक बार, फिर मैं आपको समझा तो दूंगा ही, पहले ही मैंने समझा दिया, लेकिन अब मैं एक बार लिख लेता हूं। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको लिख लिया। अब देखो व्याख्या समझ लो। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, मैंने अर्थ तो समझा ही दिया है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, एंड इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति जो है श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं, और असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से दिन प्रतिदिन या प्रतिदिन यहां आते हैं, और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत ही इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा कर देना इसको बस। तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत है यहां से? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, देख लो एक बार ध्यान से, नोट कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस चैप्टर को पढ़ा दूंगा अच्छे से, लेकिन नोट कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
तो ये आपको संस्कृत क्या मतलब समझ में आया, और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा। वैसे तो आप लोगों को आई होप समझ में आ ही गया होगा, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके जितने भी महत्वपूर्ण उपसर्ग है, जितना मैं आपको उपसर्ग बताऊंगा सिर्फ उतना आप लोग याद कर लेना और इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, जितना मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा जितने भी आपके महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो आपके महत्वपूर्ण उपसर्ग देख लो, मैं एक एक को बता रहा हूं, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण उपसर्ग। तो पहला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट उपसर्ग आता है अनु। अनु का आप लोगों देखो उपसर्ग को आगे जोड़ना होता है, ठीक है। तो अनु, अनु से आप क्या बना सकते हो, अनु से आप लोग बना सकते हो अनुशासन। देखो आगे मैंने अनु जोड़ दिया ना, अब अनुशासन, ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले बस आप लोग बना दो, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता, देखो उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे अनु मैंने जोड़ दिया, अब मैंने अनु से अनुशासन बना दिया, ठीक है। और अनु से आप लोग क्या बना सकते हो, अनुकरण बना सकते हो, ठीक है, अनुकरण। ध्यान रखना क्योंकि देखो इन सब का अर्थ है अनुकरण, ठीक है। और अनु से बना सकते हो अनुसार। तो ये जितना मैं आपको बता रहा हूं उपसर्ग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखना, जितना मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो सारा समझ कर जाना, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा है अप। अप का आप लोग क्या लिख सकते हो, अपने मन से बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जैसे अप आगे लिखो, और अप से आप लिख सकते हो अपमान, ठीक है, किसी का अपमान करना, तो अप से अपमान बना सकते हो, ठीक है। और क्या बना सकते हो, अपकार बना सकते हो। और आप लोग बताओ, आप लोगों को तो पता ही होगा, अपशब्द बना सकते हो, कहते नहीं अपशब्द मत बोलो, तो अपशब्द भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कितना आसान है, कोई इसमें आप लोगों को हार्ड लग रहा है, कुछ हार्ड नहीं लग रहा होगा। तीसरा हमारा अभी, और जितना मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको नोट भी कर लेना। अभी, अभी का आप लोग लिख सकते हो अभिलाषा, क्या लिख सकते हो, अभिलाषा, ठीक है। देखो आपको आगे अभी जोड़ना है और आप लोग फिर चाहे जो बना दो, ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे अभी से आप लिख सकते हो अभिमान, और अभी से क्या लिख सकते हो, अभिलाषा भी लिख सकते हो, अभिमान भी लिख सकते हो, और अभिनव भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अभिनव, ठीक है, अभिनव भी लिख सकते हो। तो कोई दिक्कत है, कोई आप लोगों को दिक्कत लग रहा है इसमें, बहुत ज्यादा आसान है ना। ये आपका 3 मार्क्स का आता है। यहां आपका चौथा है सु। सु से आप लिख सकते हो सुंदर, लिख सकते हो या नहीं, सुंदर, ठीक है। एंड आप लोग सुमार्ग, सुमार्ग भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड आप लोग लिख सकते हो सुगम भी लिख सकते हो, सुगम। एंड सुधार, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने बताया है, आप लोगों के मन में जो आए, जिसका कोई अर्थ निकले आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगला देखो पांचवा हमारे पास है परि। क्या है, परि। परि का आप लोग क्या लिख सकते हो, परि का लिख सकते हो परिवार। क्या लिख सकते हो, परिवार, ठीक है। परिवार तो बहुत ज्यादा आसान है। और क्या लिखोगे, परिणाम, जैसे कहते हैं नहीं कि क्या परिणाम निकला, तो परिणाम। और अगला परिवर्तन लिख सकते हो, परिवर्तन। तो मैंने आप लोगों को बताया 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और ये जो मैंने बताया है ये आपकी बुक या फिर कुछ भी उठा लो, इससे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये 5 आप लोग याद रखना, और आपका ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है, तो आप लोगों का 3 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का सबसे पहले मैंने आप लोगों को उपसर्ग बता दिया, ठीक है। अब इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है, नोट बना लो, याद करो, ठीक है। और वैसे भी आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हो। अगला देखो, अगला हमारा आता है प्रत्यय। प्रत्यय, जितने भी महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं उनको देखने वाले हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। देखो मैं पूरा आप लोगों को सब कुछ कराने वाला हूं, ठीक है। तो 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। तो पहला हमारा कौन सा है, पहला है आई, ठीक है। पहला हमारा प्रत्यय कौन सा है, आई। तो आई से आप लोग क्या लिख सकते हो, अपने मन में लाओ। देखो प्रत्यय का मतलब है पीछे जोड़ना, तो पीछे अब आपको आई जोड़ना है। तो आई से जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, जैसे मैंने लिखा चतुराई, ठीक है। क्या लिखा, चतुराई। तो चतुराई में देखो लास्ट में आई है ना, बड़ा आ और बड़ी ई, आई। तो लास्ट में आप लोगों का प्रत्यय लास्ट में जुड़ना चाहिए, ठीक है, आई। अब जैसे लिख सकते हैं मोटाई, मोटाई में भी आपका बड़ा आ और बड़ी आई है, ठीक है। एंड और क्या लिख सकते हैं, बहुत सारा, लंबाई, मोटाई, चढ़ाई, हसाई, लिखाई, तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं 3 आप लोगों को बता देता हूं, लिखाई,
ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है पन। पन में तो आप लोग बहुत सारा लिख सकते हो। पन में जैसे आप लोग क्या लिख सकते हो, याद है कुछ, जैसे आपका बचपन है, बचपन, लास्ट में पन आया ना, तो ये हमारा बचपन आपका हो गया। ठीक है, ये आपका प्रत्यय है। ठीक है, बचपन में लास्ट में पन आ गया। अब जैसे लड़कपन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लड़कपन है। ठीक है, लड़कपन लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, जल्दी से आप लोग बताओ, आप लोगों को तो पता ही होगा, पागलपन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन अभी हमारे आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक भी है हिंदी व्याकरण के। अगला है त्वा। त्वा में आप लोग क्या लिख सकते हो, त्वा, त्वा में आप लोग लिख सकते हो जैसे आपका लघुत्व, महत्व, महत्व लिख सकते हो ना, महत्व। एंड और क्या लिख सकते हो, और हम लोग लिख सकते हैं प्रभुत्व, और क्या लिख सकते हो, और आप लोग लिख सकते हो जैसे कवित्व। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा ना, ये आपका प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिला के 5 नंबर का आएगा। तीसरा आपका चौथा है आवट। आवट में आपको लोग क्या लिख सकते हो, बड़ा आ वावटा, आवट। आवट में क्या लिख सकते हो, जल्दी से आप लोग सोचो, लास्ट में आपको आवट जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं सजावट, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सजावट। एंड लिखावट लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, और बनावट लिख सकते हो। तो मतलब आसान बहुत है, थोड़ा सा आप लोगों को माइंड लगाना होगा, बनावट। ठीक है, अब हमारा पांचवा आता है आइन। आइन में आप लोग क्या लिख सकते हो, बड़ा आ, छोटी ई और ना, आइन। आइन में आप लोग लिख सकते हो सेठाइन, जिसके लास्ट में आइन जोड़ा जाता है। ठीक है, सेठाइन। और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो ललाइन, और आप लोग क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो पंडिताइन। बस 3 मैंने बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये मैंने आप लोगों को जितने भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हिंदी व्याकरण का। स्टूडेंट, अब हमारा आता है समास, महत्वपूर्ण समास। देखो समास का मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। देखो क्लास 10 में आपका ये 2 मार्क्स का समास आता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास आएगा, एक आपका द्विगु समास, एक आपका द्वंद्व समास। 2 समास से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इन दोनों समास को आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा द्विगु समास है, कौन सा द्वंद्व समास है। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है, लेकिन इसमें देखो द्विगु समास में आगे चौ मतलब 4, नौ मतलब 9, त्री मतलब 3, पंच मतलब 5 गिनती आ जाता है, और इसमें हमारा आ जाता है पाप और पुण्य। तो यहां आपका डैश लगा रहेगा, द्वंद्व समास के बीच में डैश जरूर लगा रहेगा। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका डैश लगा रहेगा। अब जैसे हम लोग सबसे पहले 4 मोस्ट इंपोर्टेंट द्विगु समास को देखेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और फिर हम लोग द्वंद्व समास को 4 देखेंगे। अगर ये 8 तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में 100% इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी मैं आपको कह रहा हूं बच्चों, तैयार कर लो, और अगर आप अभी नहीं तैयार करोगे तो बोर्ड एग्जाम में जब यही आएगा तो कहोगे सर ने बताया था, अगर मैं तैयार कर लेता तो आसानी से लिख देता। ठीक है, तो अभी हमारा बात मानो, और जितना मैं आपको बता रहा हूं उन सबको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। तो चलो मैं आपको एक एक को समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे द्विगु समास में। पहला है चौराहा। चौराहा में आप लोग कैसे लिखोगे, देखो समास तो आपका द्विगु समास है, समास तो मैंने पहले बता दिया ऊपर। जैसे चौराहा है तो चौराहा का आप लोग सबसे पहले आप लोगों को इसका मतलब समास विग्रह करना है। ठीक है, तो चौराहा का आप लोग लिखना 4। चौराहा मतलब क्या होता है, 4 रास्तों का समाहार होता है ना, तो 4 रास्तों या राहों, 4 राहों, या फिर इनको आप रास्ता कह सकते हो। 4 रास्तों का समाहार का समाहार।
ब्रैकेट में आप लोग यहां लिख देना कौन सा समास है। वैसे मैंने ऊपर बता दिया है कि ये सारे आपको दीर्घ समास हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख देना ब्रैकेट में, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ऊपर हेडिंग डाल दिया है। तो 4 राहों या रास्तों का समाहार, ठीक है। अगला देखो दूसरा हमारा है नवरत्न। नवरत्न का क्या होगा? नवरत्न का आप लिख सकते हो नवरत्नों का समूह। 9 से 9 हो गया रत्नों का समूह, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। और रेड पेन का यूज बोर्ड एग्जाम में मत करना, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। अगला तीसरा है त्रिफला। त्रिफला का क्या लिख सकते हो? त्रिफला त्रि मतलब क्या होता है? 3। फला का मतलब फलों, 3 फलों का समूह, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? 3 फलों का समूह, समझ में आ गया ना? तो काफी ज्यादा आसान है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके एक बार और समझ लो। पंचपात्र, पंच मतलब होता है 5, पात्र मतलब होता है बर्तन या फिर पात्रों का समाहार, का समाहार, 5 पात्रों का समाहार। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारे आपके कौन से हैं? दीर्घ समास हैं। वो तो मैंने आप लोगों को ऊपर लिखा दिया है, लेकिन यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं दीर्घ समास। तो ये मत भूलना, ठीक है। तो ये आप लोग लिख देना, जैसा मैंने बताया है बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही आएगा। अब आप लोगों के पंचपात्र पूछेगा तो 5 पात्रों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समूह, ठीक है। अब हमारा दीर्घ समास में जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको बता देते हैं, ठीक है। जैसे पहला है पाप डैश पुण्य। तो पाप डैश पुण्य का होगा पाप और पुण्य, केवल और बीच में लगा देना है, बस आपका हो गया। पाप और डैश को हटाकर और लगा देना, पाप और पुण्य। और समास कौन सा है? दीर्घ समास, नहीं सॉरी द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला हमारा दूसरा है गांव और डैश शहर। गांव और डैश शहर का होगा गांव और शहर। कितना आसान है, ठीक है। लग रहा होगा हलवा है बिल्कुल, बट जब इसको आप लोग अच्छे से याद करोगे, बार बार देखोगे, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला है तीसरा जल एंड डैश थल। तो जल और थल कर देना। जल और थल को क्या कहा जाता है? किसी को पता है? जल और थल दोनों को मिलाकर हम लोग स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल कहते हैं, ठीक है। अगला देखो माता डैश पिता। तो माता डैश पिता को माता और पिता लिख सकते हो। माता और पिता। और ये सारे कौन से समास हैं? ये सारे आपके द्वंद्व समास हैं। ऊपर मैंने हेडिंग डाल दिया है, लेकिन आप लोगों को मैं सरल से सरल समझाना चाहता हूं, ठीक है। द्वंद्व समास है। तो ये आपके, मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट समास थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई बताएगा भी नहीं पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। इन सबको अच्छे से रिसर्च करके जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको लिख कर अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है, कि आप लोगों को हमेशा याद रहे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, 100% यही आएंगे। और यहां हमारा चौथा टॉपिक अब आता है। चौथा टॉपिक में हमारा जितने भी महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द हैं, ठीक है, तत्सम एवं तद्भव। तो सबसे पहले आप लोगों का तद्भव हेडिंग मैंने डाला है और इधर तत्सम डाल दिया है, ठीक है। और आपको तद्भव दिया रहेगा, तत्सम लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। मैं चेक कर लेता हूं, आप लोगों का तत्सम दिया रहता है ना, मतलब तद्भव दिया रहता है और आप लोगों को तत्सम लिखना रहता है। ये देखो निम्नलिखित के किन्हीं का तत्सम रूप लिखिए, यानी कि तद्भव दिया रहेगा, तत्सम लिखना है। तो पहला हम लोग देखेंगे, पहला है रात। रात आपका एक मतलब जैसा बोला जाता है वो है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है रात्रि। क्या होता है? रात्रि। तो रात को आप लोगों को रात्रि कहना है, ठीक है। अगला दूसरा है दही। दही तो एक तद्भव शब्द है, लेकिन इसका शुद्ध रूप है दधी। क्या है? दधी, ठीक है। दही का शुद्ध रूप क्या होता है? दधी होता है। तीसरा है मौत। मौत तो वैसे सभी लोग कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु, ठीक है। तो ये सारा समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारा समझ के चलिए। अगला है दूध। दूध आपका तद्भव है, दुग्ध आपका तत्सम है। देखो आपको तद्भव दिया रहेगा, तत्सम लिखना है, जैसे दूध दिया रहेगा दुग्ध लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना, उल्टा मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। अगला हमारा हाथ, 5वां नंबर हाथ। हाथ का हो जाएगा हस्त। हस्त आपका शुद्ध रूप है। फिर आपका है सांप। सांप का हो जाएगा सर्प, ठीक है।
अगला हमारा है 7वां नंबर निर्गुण, निर्गुण का हो जाएगा निर्गुण, ठीक है। तो ये आपको मैंने 7 वेरी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्द जो बोर्ड एग्जाम के लिए BIMP है, बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, हमारा 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। देखो क्लास 10 हिंदी व्याकरण के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं वो मैंने ले लिया है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो जितना आप लोगों को बता रहा हूं उतना याद कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना, बार बार रिवीजन करना। देखो रिवीजन जितना ज्यादा करोगे स्टूडेंट उतना ही ज्यादा आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। जैसे पहला है हमारा आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आसमान होता है, अंबर होता है और अंतरिक्ष होता है। क्या होता है, आसमान होता है, अंबर होता है और अंतरिक्ष होता है। दूसरा हमारा है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज, पंकज, सरोज। देखो ये तो नाम है पंकज और सरोज, ये तो याद ही रहेगा, किसी दोस्त के ऊपर ले लेना, लेकिन जलज याद रखना। देखो अगर जलद कर दोगे तो बादल का हो जाएगा, जलज याद रखना, लास्ट में जा है, ठीक है। एंड अगला हमारा तीसरा है जल। जल का पर्यायवाची शब्द होता है पेय, नीर, जीवन। पेय, नीर, जीवन मतलब पानी तो सभी जानते, पेय एंड पानी और जीवन, नीर भी होता है, तो इसलिए मेरे मन में आ गया। देखो पानी का या फिर जल का आपका पेय होता है, पानी होता है और जीवन होता है। देखो जल ही जीवन है, पानी और पेय। अगला है बादल। बादल का होता है मेघ, जलद, अंबुद। क्या होता है, मेघ, जलद, अंबुद। देखो जलद आपका बादल का होता है और जलज जो आपका होता है वो कमल का होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है केवल। अगला है हमारा 5वां जो है टॉपिक, 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पर्यायवाची वो है सूरज। सूरज का होगा सूर्य, भानु, भास्कर। क्या होता है, सूर्य, भानु, भास्कर। सूरज का सूर्य होगा, भानु होगा, भास्कर होगा। एंड अगला है हाथी। 6वां है हाथी। हाथी का होगा दंती, हस्ती और गज। क्या होगा, दंती, हस्ती और गज, ठीक है, याद रहेगा ना, आसान मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग यार याद कर लेना। 7वां है पर्वत। पर्वत का होगा पहाड़, गिरी और सैल। बस जितना मैंने आपको बता दिया, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से 2-3 देखने को मिलेगा, आपको 2 ही लिखना है, क्या दिक्कत है, 2 रहेगा, 2 नंबर मिल जाएगा तुरंत। वैसे रहेगा आपके 5-6, लेकिन उसमें से केवल 2 ही लिखना है बस, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद कर लेना, याद करने का आप लोगों के ऊपर है, मैं तो आप लोगों को बता देता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को तुरंत याद हो जाए, हमारे स्टूडेंट को तुरंत याद हो जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से मन लगा के एकाग्रता से देखोगे तब याद होगा, ठीक है, बिना मन के नहीं याद होगा। अब आता है महत्वपूर्ण संधि। महत्वपूर्ण संधि में मैं आपको बात करता हूं सबसे पहले यणि संधि। देखो आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि है, वो है यणि संधि। अगर आपसे क्लास 10 में कोई भी संधि पूछे तो बता देना यणि संधि है, और कोई भी संधि का नाम पूछे तो यणि संधि बता देना। जैसे 5 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट संधि बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। 5 पहला है हमारा प्रतिधन एकः। प्रतिधन एकः, प्रतिधन एकः को आप लोग क्या कह सकते हो, जल्दी से बताओ। प्रतिधन एकः को आप लोग प्रत्येकः कह सकते हो, ठीक है, ये ठीक है। अब एक बात याद रखना, अगर ये संधि कौन सा है तो यणि संधि है, एक ही संधि है तो यणि संधि ही होगा ना। अगला है यदि धन अपि। यदि धन अपि, यदि धन अपि को कहा जाता है यद्यपि। क्या कहा जाता है, यद्यपि, ठीक है। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को टॉपर बनाऊंगा, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप लोगों को जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला देखो तीसरा सुधन आगतम। सुधन आगतम का क्या होगा, स्वागतम। सुधन आगतम का स्वागतम, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, स्वागतम। अगला देखो चौथा हमारा है पितृधन आदेशः। पितृधन आदेशः क्या होगा, पित्रः, पित्रः देशः। क्या होगा, पित्रः देशः, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। 5वां है हमारा लिरिधन आकृति, यानी कि लहकृति, ठीक है।
तो ये हमारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी संधि और आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि है, वो भी है यड़ी संधि। तो आपका 5 मैंने सबसे इंपॉर्टेंट संधि बताया है जो इससे बाहर नहीं आएगा स्टूडेंट, मैं 100% कह सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर सब कुछ देखा और इसमें से 3 से 4 जरूर आते हैं। लिखना आपको 2 ही है, तो 3 से 4 आएंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हमारा अगला टॉपिक आता है महत्वपूर्ण संस्कृत अनुवाद। देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत अनुवाद बता देता हूं और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इतने में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इनके रूल्स भी होते हैं, रूल्स अगर पढ़ना है तो कमेंट कर देना, ठीक है। देखो महत्वपूर्ण संस्कृत अनुवाद जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि एक ही समझना, इंपॉर्टेंट तो सारा है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने लिया है कि वो बोर्ड एग्जाम में हिट ही कर जाए, ठीक है। तो रूल्स अगर पढ़ना है तो ज्यादा दिन लगेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे करके मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दूंगा। पहला, वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्ष से फल गिरते हैं तो इसको आप क्या लिखोगे? वृक्ष को संस्कृत में वृक्षात कहा जाता है। वृक्षात फलानी, देखो अब ये हमारा फलानी हो गया। वृक्षात फलानी पतंती, पतंती का मतलब होता है गिरते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना, वैसे अगर आप 2-3 बार याद करोगे तो याद ही हो जाएगा। वृक्षात फलानी पतंती, ठीक है, ये याद हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला देखो, दूसरा हमारा है वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। जो वाराणसी है वो गंगा के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वाराणसी लिख लेना, वाराणसी, ठीक है। कहां स्थित है? गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित, तो वाराणसी गंगा, ठीक है, गंगा तटे स्थिता अस्ति, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, तीसरा, दान से कीर्ति बढ़ती है। दान से कीर्ति बढ़ती है, दान को आप दानेन कीर्ति, दानेन कीर्ति वर्धते, दानेन कीर्ति वर्धते, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला है सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य वदेत, ठीक है। जैसे हमारे इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे आपका हिंदी से व्याकरण बनाने के लिए कुछ रूल्स, सॉरी हिंदी से संस्कृत में बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण संस्कृत अनुवाद है, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 नंबर का टॉपिक बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको निबंध लिखना नहीं आता है तो कमेंट कर देना, अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निबंध कैसे लिखें, ठीक है। एक कमेंट करना है आप लोगों को और मैं आप लोगों के लिए बनाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो एक लाइक भी कर देना अगर कमेंट करोगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण निबंध, सबसे पहले हम आपको बताएंगे राष्ट्र प्रेम की भावना। ये सारे इंपॉर्टेंट निबंध हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। राष्ट्र प्रेम की भावना को जरूर तैयार कर लेना। दूसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर भी निबंध आप लोगों को तैयार कर लेना है। तीसरा है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण पर भी निबंध तैयार कर लेना। चौथा है बेरोजगारी की समस्या, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 5वां है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया जितने भी आपके इंपॉर्टेंट निबंध है, ठीक है। इन सबको आपको, जितना मैंने निबंध बताया है, इन सबको तैयार कर लेना। तो यहां से मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का देखो 8 टॉपिक बताया है, ठीक है। 8 टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में क्लियर करा दिया। अब आप लोग ऐसे ही मैं आप लोगों को और सारा वीडियोस लाऊंगा ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग अपना सिलेबस खत्म कर सको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ सको। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अगर जितने बच्चे देख रहे हैं आप लोग एक लाइक जरूर कर देना और एक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना 8 टॉपिक बिल्कुल पक्का कर लें।
और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।